अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमाइमा इफ्तिखार फ्रॉम अपमार्क एंड मैं यहाँ पे ना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है थोड़ा सा कन्वे करना चाहती हूँ। हम ऑब्वियसली जुलाई इनटेक की जो रिक्रूटमेंट चल रही है और जब बच्चे आपके पास कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए जुलाई इनटेक के लिए या ऑस्ट्रेलिया की कंसल्टेशन के लिए, तो जो बहुत ज़्यादा चीज़ मुझे सुनने को मिल रही है ना, दैट इज़ कि वो तो हमने लेवल 1 में अप्लाई ही इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं इतनी देर के लिए जो है ना पैसे होल्ड नहीं कर सकता अपने अकाउंट में। मेरे फादर नहीं होल्ड कर सकते, हमारा रनिंग बिजनेस है, जो भी एक्सक्यूज देते हैं। मैं उन सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये ना किया करें। आप बेशक उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि भैया आप अगर लेवल 1 यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल्स एग्जेम्प्ट होते हैं, आपको आपकी जीटी एग्जेम्प्ट है, आपकी जो आपकी क्या से कहते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो एग्जेम्प्ट है। बट यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ी सी लॉजिकली चीज़ें अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगी। लेट्स से कि आप चले गए, आपने लेट्स से मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम स्पेसिफिकली नहीं लूँगी, लेट्स से आपने किसी भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आपने उनको जीटी या फाइनेंशियल्स या आपने वो नहीं देने क्या उसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। बट यहाँ पे तो आपकी एग्जेम्पशन होगी, आपका सीओई आ गया। अब सीओई आने का मतलब सिर्फ आपका स्पॉन्सरशिप लेटर है, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी ने आपको वीजा स्पॉन्सर कर दिया। यूनिवर्सिटी ने अपने बेसिस पे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी या उनके पैरामीटर्स थे उस पर आपको असेस कर दिया। उस पर उस टाइम आपने एग्जेम्पशन ली हुई थी, मतलब एग्जेम्पशन के तौर पे आपने अपने कोई फाइनेंशियल्स नहीं दिए हुए थे और आपको सीओई मिल गया। आप जब आते हैं वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे, जब आते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करनी होती है, तो एज थर्ड वर्ल्ड कंट्री आपको आपकी हर उस चीज़ पे वैल्यूएशन होती है जो कि आपकी एक पिछले स्टेप पे एग्जाम्प्ट हो चुकी हुई थी। मीन्स कि वो आपके फाइनेंशियल चेक करेंगे, आपके सर्कमस्टांसेस चेक करेंगे, आपकी आपकी देखेंगे कि भाई आप कितने जो है फोकस्ड हैं टुवर्ड्स योर कोर्स। उसके बाद आपके सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में क्या है कि आप जाके वापस आएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 69 में। अगर आप उसको एक दफ़ा खोल के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वहाँ पे उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई हमने किन बेसिस पे आपकी एसओपी एवेल्युएट करनी है, किन बेसिस पे हमने आपकी जीटी एवेल्युएट करनी है, जीटी में क्या फैक्टर्स होने चाहिए, एसओपी में क्या फैक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो इनकम है आपके स्पॉन्सर की वो मिनिमम इतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हम ये ज्यूम करते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है। और डिपेंडेंट नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पे भी ये सब फैक्टर्स बड़े ही ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं, रिलाई कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आपके स्पॉन्सर के, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम एट द टाइम ऑफ सीओई एग्जाम तो करा लेते हैं, हम जीटी एग्जाम करवा लेते हैं, बट हमारी वीजा के टाइम पे सब एग्जामेशन होनी है। आपने पिछले टाइम में देखा है कि ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज के वीजे भी रिफ्यूज हुए हैं। आपने पिछले टाइम में देखा है कि लेवल 1 यूनिवर्सिटीज के भी वीजे रिफ्यूज हुए हैं। क्या रीजन थी? आपने देखा होगा कॉलेजेस के भी लगे, आपने देखा होगा लेवल 2 यूनिवर्सिटीज के भी लगे। देखिए एम्बेसी है, वो पूरी रेगुलेट करती है। ऐसे तो नहीं कि इनी मिनी माइनी मुंह पे उन्होंने उठा के वीजे लगा के जो है वो दे दिए कि हम लेट्स से कि इसका लगाएंगे, इसका नहीं लगाएंगे, इसका लगाएंगे, ऐसे नहीं होता। हमने आपने ये सब चीज़ें उसके मैं बार बार मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 69 इसलिए जो है वो बोल रही हूँ कि वो ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पूरे ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस में, जहाँ पे उन्होंने पूरी डायरेक्शंस दी हुई हैं कि भाई आपने किस तरह से चीज़ों को जो है प्रेजेंट करना है, जितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट। अच्छा, ये आपके सारे सर्कमस्टांसेस हो गए, आपकी जीटी होगी, हर चीज़ होगी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अपनी एसओपी में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपकी सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं। खैर, सारे फैक्टर्स को हमने क्लोजली देखना होता है। मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रही थी कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जो कंसल्टेशन के टाइम पे हमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि भाई लेट्स से कि फलाना कंसल्टेंट तो कह रहा है कि बगैर स्टेटमेंट के जो है ना आपका वीज़ा लगवा के देंगे। देखिए ये कोई वीज़ा गेम नहीं चल रही। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम आपने देखा कि पिछले टाइम में बड़ा रिलक्टेंट हुआ था। ऐसा नहीं कि बगैर स्टेटमेंट के वीज़ा लगे ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि बगैर स्टेटमेंट के वीज़ा इशू ही नहीं हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़ा इशू हुए हैं। बट इस चीज़ को आप अपनी इतनी जो है वो प्रैक्टिस ना बना लें कि बिल्कुल ही जो है वो आपका जो है ना इस चीज़ पे वो इस चीज़ को वो रिवॉक कर लें। इस चीज़ को बिल्कुल भी अपनी प्रैक्टिस में मत लेकर आए। ठीक है,
हो सकता है अगर आपके बाकी सारे सर्कमस्टांसेस ठीक हैं, तो अगर आपकी सारी चीज़ें वैल्यूएट अच्छी तरीके से हुई हैं और डिमॉन्स्ट्रेट अच्छी तरीके से हुई हैं, ठीक है। अगर आपने एक बैंक स्टेटमेंट नहीं दी तो ठीक, खैर है। बट यहाँ तो मैंने ये भी देखा है कि सोर्स ऑफ इनकम भी एग्जेम्प्ट करवाए हुए हैं, वो भी नहीं दे रहे। फिर जब वीजे के टाइम पे आपको क्या पता चला कि आपने ये चीज़ ठीक थी है कि नहीं थी? आपने फिर आपने ही नहीं माइनी मो करके जो चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको एक सेटबैक जो फेस करने को मिलता है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे ना किया करें। आप चीज़ों को ना डबल क्रॉस करें, ना शॉर्टकट्स देखें। अगर आपकी जीटी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है, और अगर तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। आप अपना जो प्रोसेस है वो मिनिमम रिस्क पे जो है वो करें। ये नहीं कि बस ठीक है मैं भी देखूंगा, मेरी किस्मत में हुआ तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, ना हुआ तो मैं फिर इधर हूँ। ऐसे किस्मत से कभी भी आपको वीज़ा नहीं मिलना, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बैठ के जो है ना अपने सब चीज़ें उल्टी कर दूँ और बिल्कुल ही कहूँ कि भाई अब मैं देखूंगी कि यहाँ पे मेरी किस्मत क्या काम करती है। ऐसे ना करें। बहुत रेयर होता है कि आपके ऐसे ख्यालात जो है ना वो काम आ जाए, बट चीज़ों को जो है डबल क्रॉस ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स।